नीमच रियल एस्टेट ग्रुप ने 8 सूत्री मांगों के साथ एक ज्ञापन जिला पंजीयक कार्यालय में डीआईजी यूएस वाजपेयी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि नीमच की गाइडलाइन में जो विसंगति और असमानता है उसे दूर किया जाए, जिसके लिए ग्रुप के अध्यक्ष राजेश जैन और संगठन मंत्री राजेंद्र जारोली ने सुझाव भी पेश किए, जिस पर डीआईजी श्री वाजपेयी ने शिकायत का मूल्यांकन करने और समाधान का आश्वासन दिया है। रियल एस्टेट ब्रोकर अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि प्रतिवर्ष जिला मूल्यांकन समिति द्वारा नीमच की गाइडलाइन बढ़ाई जाती है, जिससे कई जगह असंतुलन पैदा हो गया। नीमच में अधिकांश आबादी बंगला बगीचा एरिया में है। बंगला एरिया की भी गाइडलाइन में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता में गहरा रोष है। इस गाइडलाइन को कम किया जाए। इसके साथ ही संगठन मंत्री राजेंद्र जारोली ने कहा कि बंगला नंबर 24, 7, 59, 23, 38, 37 और 8 ये वे बंगले हैं जिनकी गाइडलाइन बहुत अधिक है। मेन रोड के बंगले की गाइडलाइन के साथ अंदर बंगले की गाइडलाइन नहीं दर्शाई गई है। इस विसंगति को भी दूर किया जाए। भैया ये हम लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं। अब तो सरकारी अधिकारियों ने भी मान लिया है, डीआईजी भोपाल ने भी मान लिया है, या भोपाल का जो सक्षम कार्यालय है जो पंजीयक विभाग के अंडर में आते हैं या उनके द्वारा जो यहाँ अंडर में आते हैं, उन लोगों ने मान लिया कि लगातार रेवेन्यू कम हो रहा है शासन का। तो क्यों हो रहा है, इसके लिए जांच के लिए ही आए हैं यहाँ पे सब लोग। और हम लोग तो लगातार ये मांग कर रहे थे, हर वर्ष मांग करते। और पिछली बार भी हमने कहा था, डंडोतिया जी यहाँ रजिस्ट्रार थे, उठपटांग गाइडलाइन बना गए थे। और हमने जब भी कहा था ज्ञापन में कि भाई आप लोग ये कर रहे हो तो शहर को भी नुकसान है, शासन को भी नुकसान है। और अंतर्गत यही हुआ। आप देखो कि वाकई में इतनी बहुत कम हो गया रेवेन्यू शासन का। और शहर में प्रॉपर्टी का काम भी जो है न बाहर मिल रहे हैं। क्या कारण मानते हैं लगातार प्रॉपर्टी के यहाँ पे डाउन तैयारी करने रेवेन्यू गाइडलाइन हो जाए, सरकारी जो नीतियाँ है बंगले बगीचे की एक बड़ी समस्या है, उसका भी एक सम्मानजनक हल नहीं हो पाया है। उसकी भी हम लोगों ने लगातार मांग करी थी। उसके कारण भी, और जब यहाँ पर बंगले एरिया 10 साल से रजिस्ट्री पर बैन था, वो भी लगातार गाइडलाइनें बढ़ाई जा रही थी। जबकि जिस एरिया में कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उसकी गाइडलाइन हर साल बढ़ाओगे तो आज 10 साल बाद जब उसकी गाइडलाइन खुली या रजिस्ट्री खुलेगी तो वो अपने आप कितनी बढ़ जाती है। आप देखें। राजेश जी, आपने ज्ञापन जो दिया उसमें 8 बिंदुओं पे बात करी है। गाइडलाइन के अलावा भी और क्या प्रॉपर्टी ब्रोकर जो आपकी मांग है, क्या कुछ आपकी मांग है? गाइडलाइन के अलावा हमारी एक और ये बात थी कि बंगले बगीचे एरिया की जो गाइडलाइन बहुत ज़्यादा है, उसकी जो है गाइडलाइन कम की जाए ताकि लोग व्यवस्थापन करा सके, पट्टा करा सके। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि उनकी गाइडलाइन ही इतना हो रहा है कि जितने का प्लाट नहीं उससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू बन रही बंगलों की। और हर साल की जो लीज आ रही है वो उठपटांग ली जा रही है। आवासीय की लीज भी बहुत ज़्यादा है और कमर्शियल में तो बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए जो लीज के आदमी भरेगा तो किराएदार हो गया। और किस तरह की मांग है? और इसी तरह की और भी बहुत तरह की मांग हमने सुविधाएँ वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में कोरोना के टाइम पर जो अंदर रजिस्ट्रियाँ होती थी, कोरोना ख़त्म हो चुका है जैसे अब, तो भी अभी रजिस्ट्रियाँ बाहर हो रही है। और बाहर आम आदमी जो रजिस्ट्रार ऑफिस आता है, चाहे ब्रोकर लोग आते हैं या क्रेता विक्रेता आता है, तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। कोई जितनी गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, धूप रहती है तेज, उन सब की मांग अनमें की वहाँ भी सुविधाएं प्रदान की जाए सभी को। लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कई मांगों पे आपके निराकरण नहीं होता है क्या? लगातार हम लोग मांग करते हैं, पर कुछ मांगों पे होता है, पर जो एक सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। बंगला बगीचा गाइडलाइन को लेकर लगातार मांग करते आ रहे हैं, अभी तक इसको कोई निराकरण नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक आपकी बार वापस से ये दिलीप बिहार से जो हमारे विधायक हैं उनसे अभी हम उनके ही जाने का सोच रहे हैं। तो एक बार और मांग करेंगे। और अभी जो वापस मार्च में भी नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसकी प्रक्रिया अभी 1 जनवरी से चालू हो जाएगी यहाँ ऑफिस में। तो हम लगातार वो प्रयास करेंगे इस संबंध में और कार्रवाई तेज करें। 2024-25 की गाइडलाइन जो अनहोनी है उसको लेकर आप क्या करें? 2024-25 में हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अभी व्यवसाय 2 साल से ठप पड़ा हुआ प्रॉपर्टी व्यवसाय भी, उसका एक बहुत और भी कारण है, पर एक कारण गाइडलाइन का भी आता है उसमें और बंगले बगीचे का भी आता है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार अभी से ही हम प्रयास करें तो गाइडलाइन नहीं बढ़े और बंगले बगीचे की जो पट्टे में जो कमियां हैं वो अभी से सुधार की जाए, ताकि मार्च तक वो सुधार हो जाए, फरवरी मार्च तक, तो अप्रैल से वापस बढ़िया बाजार चले। लगातार आपकी संसद द्वारा कई मांगे की गई है, लेकिन अभी तक बंगला बगीचा समस्या है जो समाधान नहीं हुआ है। गाइडलाइन को लेकर अभी तक समस्या समाधान नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मेरा कहना है कि हम प्रतिवर्ष जिला पंचायत को और प्रशासन को आगाह करते हैं कि गाइडलाइन में बढ़ोतरी नहीं की जाए, कोई बढ़ोतरी की जाती है। इस कारण से बंगला बगीचा के जो व्यवस्था में बहुत फर्क पड़ रहा है, लोग पट्टा नहीं करा पाते हैं इस कारण।
आप लोग चाहते क्या है, कुल मिला के किस तरह की गाइडलाइन चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नीमच नगर का व्यवसाय प्रॉपर चले और आम जनता जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो आसानी से अपना पंजीयन करा सके। आपने कुछ उदाहरण भी दिए हैं ज्ञापन में, कोई खास स्पेसिफिक बात कहना चाहेंगे आप? हमें बताना चाहते हैं कुछ नीमच के ऐसे बंगले हैं, बंगला बस 58 है, 60 है, 47 है, इसकी गाइडलाइन की एक जैसी कर रखी बंगलों की गाइडलाइन, अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं करता उसको। देखा गया इस बार शासन का राजस्व कम हुआ, क्या कारण मानते हैं? इस कारण की बड़ी गाइडलाइन की वजह से लोग पंजीयन से कतरा रहे हैं। हाँ, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है, उस प्रतिवेदन में विचार करने के बाद जैसे ये चाह रहे हैं कि बंगलों में ज़्यादा रेट हो गए, तो जिला मूल्यांकन समिति जो कि सक्षम समिति है उसके समक्ष इसको रखा जाएगा, उसके विचारोपरांत शासन निर्णय लेगा। सर गाइडलाइन को लेकर भी बात की गई, गाइडलाइन को भी लगातार चल रहा है, उसको लेकर भी किस तरह देखेंगे? गाइडलाइन तो प्रतिवर्ष बनाई जाती है, उसको नियमानुसार इसका मूल्यांकन किया जाता है। सर निरीक्षण आपने किया, उसके दौरान जो कमियां पाई गई, किस तरह की कमियां पाई गई जो व्यक्ति नहीं पाई गई? अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, डॉक्यूमेंट कम हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो छोटे छोटे वैल्यू के डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो थे बड़े डॉक्यूमेंट हुए और पहले चूँकि लीज डीड भी हो गई थी अल्ट्राटेक की और जेके सीमेंट की, है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम हो गई। अभी चूँकि वो इस बार से नहीं हो पा रही है, इसलिए इनकम में कमी पड़ेगी। सर स्टाम्प वेल्डर को लेकर क्या नियम होते हैं, किसका स्टाम्प वेल्डर लाइसेंस जो होता है कौन चला सकता है, क्या नॉर्म्स क्या होते हैं सर? जिसको लाइसेंस दिया जाता है वो चला सकता है। सर यहाँ पे पहले भी मामले आए कि स्टाम्प वेल्डर्स जो हैं दूसरी जगह का लाइसेंस लेकर दूसरे लोग चलाते हैं, स्टाम्प की ज़्यादा रेट लेते हैं। पूरा स्ट्रिंग के साथ वीडियो देने के बाद डीआर आपके जो यहाँ पे सर जो हैं पंजीयक सर का, उनका कहना है मामले में शिकायत करता आएगा तो मैं कार्रवाई करूँगा, बल्कि जो खबर चलाते हैं उन्हें नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन वीडियो पे एक्शन नहीं लिया जाता आपके अधिकारी द्वारा। स्टाम्प बड़ी हुई रेट में बिक रहा है और लाइसेंस नहीं है वो बेच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी यदि कोई शिकायत हो तो आप बताइए, उसमें हम कार्रवाई कर देते हैं। तो सर बिना शिकायत के अधिकारी का दायित्व नहीं होता है कार्रवाई करना क्या? बिल्कुल दायित्व है, अगर देखा जाता है, सुना जा रहा है कि भाई ऐसी कोई गड़बड़ है तो निर्देश दिया जाएगा।